जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम बहुत बार फोर्सेस की बात करते हैं। अभी तक आपने इतनी सारी फिजिक्स पढ़ी है, उसमें आपने पता नहीं कितने टाइप के फोर्सेस पढ़ लिए हैं। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉर्मल, वेट, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। पर क्या आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता है, एक बहुत खास बात आपको पता है कि अगर हम फंडामेंटल लेवल पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। और हमने जितने भी ये दूसरे फोर्सेस पढ़े हैं, फ्रिक्शन से लेकर कॉन्टैक्ट से लेकर नॉर्मल तक, ये सब उन 4 फोर्सेस की कैटेगरी में आप बांट सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि वो 4 होते कौन से हैं। पहला ग्रेविटेशन, ठीक है, पूरा चैप्टर इस पे पढ़ लिया आपने। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस मिला के हमारे को अपने यूनिवर्स में जितने भी तरीके फोर्सेस मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये चारों को अगर आपने समझ लिया तो आपको दुनिया के हर फोर्स के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात कि मैंने जितने भी नाम आपके सामने लिए ना, ये सब जो है सिर्फ 2 की कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। जितने भी अभी तक हमने फोर्सेस पढ़े हैं वो या तो ग्रेविटेशन की कैटेगरी वाला फोर्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी वाला फोर्स हो गया। अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करी ही नहीं है। पहले एक बार ग्रेविटेशन को हमने कहां देखा, सोलर सिस्टम, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, भाई ये सूरज ने कोई रस्सी बांध के थोड़ी ना पकड़ के रख रखा है। ठीक है, ग्रेविटेशन के फोर्स से हमारा सोलर सिस्टम पूरा काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स में जो एक चीज दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है वो किसके थ्रू करती है, क्या होता है यहां पे, ग्रेविटेशन का फोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा आसमान में, ठीक है, क्या है ये, मून, तो अर्थ और मून का अट्रैक्शन कौन सा होता है, ग्रेविटेशन वाला होता है। एक और खास बात, आप जो अर्थ से जुड़े हो, मैं जो जुड़ा हूं, हम जो जुड़े हैं, क्या हमने रस्सी बांध रखी क्या अर्थ ने हमारे पे, नहीं, ये भी ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये कौन से टाइप का फोर्स हुआ, ये हमारा ग्रेविटेशन वाला फोर्स हो गया। ठीक है, ये हमको पूरा समझ में आता है अभी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स, हमने वो पढ़ रखा है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पूरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ये 12th के इतने सारे चैप्टर्स में जो है हमने इसका एनालिसिस कर रखा है। यहां पे एक जो बहुत ही खास बात है इस फोर्स की, कि ये वो फोर्स है कि जितने भी हमारे को जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हो, और एक नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जो हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पूरे एक एटम के मिलकर बने होते हैं हम, ठीक है ना। और एटम में एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव को नेगेटिव से पकड़ के रखने वाला फोर्स कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, ये मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम के अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे कौन से टाइप का इंटरेक्शन लगता है, यहां पे अपना इंटरेक्शन लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का। ये भी हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला के काफी कुछ एक्सप्लोर कर रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई, अभी तक का क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम जाते हैं किस पे, कि न्यूक्लियस के अंदर जो चल रहा है उस पे। ठीक है, जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अब हम हमारा फोकस उस पे डालने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो अपने न्यूक्लियर फोर्सेस है ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, कुछ एक एप्लीकेशन अब यहां पे हम समझने वाले हैं। पहली एप्लीकेशन वो है यूनिवर्स इटसेल्फ, यूनिवर्स का क्रिएशन। ठीक है, उसमें जो है हमारे न्यूक्लियर फोर्स का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, आपको अपने आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है ना, चाहे वो आसमान में तारे दिख रहे हो, सूरज दिख रहा हो, धरती पे या हमारे अर्थ पे जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हो, आप खुद, मैं, हमारे आसपास के सभी लोग, ये जो हम जिस चीज से बने हैं, किससे बने हम, अलग अलग एलिमेंट्स से बने। हमारे अंदर थोड़ा सा कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर। ये आई कहां से, ये बनी कैसे, ये जो बनी है ना, उसके पीछे हाथ है न्यूक्लियर फोर्स का। आपको पता है कि आप जो बने हुए हो वो कहां से आया है, वो आया है एक स्टार के अंदर से। जो आसमान में सितारे दिखते हैं, आप वहां से आए हो, वहां की जो चीजें वहां पे बनी थी आप उससे बने हुए हो। तो अब अगर आपको कभी लाइफ में ऐसा लगे ना कि यार चीजें अच्छी नहीं चल रही है, मोटिवेशन कम हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं, तो एक बार ये सोचना जरूर कि आप सितारों से बने हो।
सितारों के स्टफ से मिलके बने हो, स्टार स्टफ से हम बने, तो खुद में हमेशा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, सितारों से मिलके बने हैं हम, ठीक है। तो जो हम हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, उसके क्रिएशन में बहुत बड़ा हाथ है न्यूक्लियर फोर्स का। कैसे है यह हाथ, जब टाइम आएगा आगे के लेक्चर्स में तब बताऊंगा, ठीक है। हमको अर्थ पे एनर्जी कहां से मिलती है? सन से आती है ना, मेजरली एनर्जी हमारी सन से ही आ रही है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, तो सन के पास ऐसी कौन सी ताकत है यार कि हमेशा जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है? न्यूक्लियर ताकत है सन के पास, ठीक है। तो वहां पे भी न्यूक्लियर का हाथ है। जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे तब सन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्स रिलेटेड एप्लीकेशन हुई। अब हम दोबारा से पृथ्वी पे आ जाते हैं। पृथ्वी पे अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का 14% से ज्यादा पावर प्रोडक्शन पूरी दुनिया का मिला के वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू होता है। इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें, तो 3.6% अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा किसके थ्रू होता है? अभी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो बहुत ही बड़ा हाथ है यहां पे, ठीक है। और आने वाले सालों में जैसे बहुत सारे देश, फ्रांस जैसे देश, वो मेजरली डिपेंडेंट है न्यूक्लियर पावर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जो फ्यूल है, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका है, ये काफी क्लीन है एज कंपेयर टू क्या? हमारे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, मतलब कोल जला के, पेट्रोल जला के एनर्जी बनाने से ये बेटर तरीका है, ठीक है ना। तो आपने बहुत इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे होंगे। अगर आप कोटा के आसपास रहते हो तो रावत भाटा करके एक जगह है, वहां पे एक बहुत ही फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहां पे बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। मौका मिले तो विजिट करके आए, ठीक है। बात समझ में आई है ना। और भी हमारे देश में बहुत जगह, अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और इंडिया पता है क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि यार ओवर टाइम जो है इसको 3.6% से बढ़ाकर 10% पे किया जाए, क्योंकि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब ये तो बात हुई इसके फायदों की, पर आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि ये देश दूसरे देश से लड़ रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर ये है, न्यूक्लियर ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चीजें होती है ना, न्यूक्लियर के अंदर जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मेरे को इसको देख के स्पाइडरमैन का एक कोट याद आ रहा है। कौन सा कोट? अंकल बेन ने बोला था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको यूज नहीं किया गया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर बॉम्ब। जापान की 2 सिटीज बहुत ही फेमस है ये, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ठीक है। बॉम्ब गिराया गया था और पूरी सिटीज की सिटीज वहां पे नष्ट हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। बहुत ही मतलब साइंस का एक ऐसा यूज था जो अब दोबारा ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं वहां पे भी बहुत रिस्क होती है रेडिएशन वगैरह की, ठीक है। तो न्यूक्लियर है बहुत पावरफुल, पर उतनी पावर को रिस्पॉन्सिबली हमको यूज करना पड़ेगा। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये कितना यूजफुल है और इसको केयरफुली हमको यूज करना पड़ेगा। केयरफुली क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे होंगे तब इसको फिर से एक बार देखेंगे कि कितनी एनर्जी की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हो? सोचो एक बार। जैसे मैं न्यूक्लियस बोलूंगा आपको 2 चीजें दिमाग में आएगी साहब, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन एटम कौन सा है, इकट्ठे होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपका फिजिक्स वाला दिमाग आपसे ये बोलेगा कि आप सर ऐसा बोल रहे हो कि बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। केमिस्ट्री में हमने देखा था 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस। तो इतनी सी जगह में मान लो आयरन का कोई सा अपना एटम है, उसमें 26 प्रोटॉन्स कैसे, 26 प्रोटॉन्स इतनी सी जगह में कैसे रह पाते हैं? सोच के देखो। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो उनको पकड़ के किसने रख रखा है? भाई रिपल्शन करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है यहां पे? ये कैसे इतने सारे जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो एक जगह पे रह पा रहे हैं बिना एकदम एक दूसरे से दूर जाए हुए?
इसी क्वेश्चन के आंसर से हमको पता चला था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, इसका कारण है एक साथ क्यों रह पा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।